गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हों। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो है वो हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ ली थी और साथ ही हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान की भी तुलना की थी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान को किस तरह से किन आधारों पर बनाया गया है। तो आज हम इससे आगे की डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जिसमें राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इस तरह के जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो राइट आता है वो ये है समता का अधिकार, यानी कि हमारे संविधान ने हमें राइट टू इक्वेलिटी प्रोवाइड किया है। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब है यदि समाज में अलग अलग तरह के अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं तो सभी को कानून के समक्ष क्या है, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, निम्न दो स्थितियों पर हमें विचार करना, यानी कि हमें एक काल्पनिक स्थितियां दी गई है जिस पर हमें क्या करना है, इमेजिन करना है। इसमें यह कहा गया है कि स्वदेश कुमार जो है ये अपने गांव जाता है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है और गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा होती है। यानी कि दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है स्वदेश कुमार, वो अपने दोस्त के साथ क्या जाता है, एक होटल में चाय पीने को जाता है। अब दुकानदार जो है वो उसको पहले क्या पूछता है, उसकी जाति पूछता है, यानी कि तुम किस कास्ट के हो। ठीक है, तो अब जैसे वो जाति का पता लगाता है तो वो उनके साथ क्या करने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देता है। यानी कि जो स्वदेश कुमार होता है उसको एक सुंदर कप में चाय देता है, यानी कि उसको तो एक अच्छे वाले कप में चाय देता है, जबकि जो उसका दोस्त होता है वो हो सकता है कोई नीची जात का हो। ठीक है, तो उसको वह क्या देता है, कुल्हड़ में चाय देता है, क्योंकि वो दलित जाति से था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिकल 17 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। यानी कि आर्टिकल 17 क्या करता है, कोई भी छुआछूत नहीं करेगी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो है वो आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को ये आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार ना पढ़ें। वे सभी महिलाएं थी, यानी कि कोई टीवी चैनल है वो यहाँ पर अपने क्या है, कोई समाचार पढ़वा रहा है, तो यहाँ पर इसके पास टोटल 10 मेंबर हैं, जबकि 10 में क्या है, 4 जो हैं वो महिलाएं हैं। अब इन चारों महिलाओं को कहा गया कि आप न्यूज नहीं पढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि तुम महिलाएं हो, इसलिए तुम न्यूज पढ़ने का अधिकार नहीं रखती हो। जबकि ये जो सभी महिलाएं हैं इनको कारण बताया गया है, इनको कहने के लिए कि ये बुरा ना माने, इनको कहा गया कि भाई आप बूढ़े हो चुके हो, आपकी एज जो है वो 45 ईयर जो है वो क्रॉस कर चुकी है। लेकिन असली जो है वास्तविक कारण जो था वो 45 ईयर जो पुरुष थे उनको न्यूज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। यानी कि 45 वर्ष का पुरुष जो है वो न्यूज रीड कर सकता है, लेकिन 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जो महिला है वो न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट टू इक्वेलिटी का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो होटल का मालिक ही क्यों ना हो, चाहे वो टेलीविजन का मालिक क्यों ना, न्यूज एंकर ही क्यों ना हो, तो वो किसी भी आधार पर, धर्म, लिंग, जाति, यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंग के आधार पर। तो हमारा संविधान जो है वो इतनी खूबसूरती से बनाया गया है ना कि हमारे संविधान की जो बुनियादी बातें हैं वो इसको जीवंत बनाती है। यदि मान लीजिए इनके बेचारे दलित व्यक्ति के पास इस चीज को उठाने का कोई अधिकार ही नहीं होता तो क्या वो समानता का अधिकार प्राप्त कर सकता था? अब ये यहाँ पर दोनों क्या है, केस कर सकते हैं जाकर कि हमारी जात के हिसाब से और हमारी क्या है, लिंग के आधार पर हमारे साथ क्या किया गया है, भेदभाव किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनको न्याय दिलाने का कार्य करी कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब हमारा संविधान कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान के आधार पर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो नियति के लोग होते हैं ना वो हर जगह पाए जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी लोग जो है वो खराब है, लेकिन कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो कभी नहीं सुधर सकती है। और यदि बात करें हमारे समाज की तो वो जाति, धर्म, वंश, लिंग आधार पर बटी हुई, यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति चाहे वो कितनी भी मतलब बड़ी उपाधि हासिल कर ले, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव वाली बात होती है उसके मन में रहती है। तो इस बात को धरातल पर वो प्रकट ना कर पाए, उसको रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कानून। तो इस तरह की व्यवस्था जो है राइट टू इक्वेलिटी के रूप में हमें संविधान देता है। ठीक है,
अब राइट टू इक्वेलिटी के अंदर भाई देखो कौन कौन सी जो हमें फ्रीडम दी गई है, इक्वेलिटी दी गई है कि हमारे इन आधारों पर कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर है। यानी कि यदि कोई अमीर है, गरीब है, या तो हम हैं मिडिल क्लास व्यक्ति हैं या अंबानी है, तो दोनों की सुनवाई की जाएगी। यदि हमने अंबानी के खिलाफ या किसी और कॉरपोरेट व्यक्ति के खिलाफ यदि किसी भी तरह का कोई केस किया है, या किसी और भी मतलब ऊंची जात के व्यक्ति के साथ या किसी और धर्म के व्यक्ति के खिलाफ जो ज्यादा पावर डोमिनेंट होता है, तो इसके कानून के समान क्या है, कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किसी लिंग के आधार पर, किसी की संपत्ति के आधार पर, मतलब उसके पावर के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कि कानून सबको समान संरक्षण देगा। ठीक है, सभी समान है। कानून की आंखों के आगे तभी क्या बंधी रहती है, एक पट्टी बांधी जाती कि वो कभी भी क्या ना कर पाए, कभी भी पक्षपात ना कर पाए। ठीक है, साथ ही ये भी कहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन सब के आधार पर आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अभी क्या है, न्यूज में कई बार आता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो दिल्ली आकर जब पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ क्या है, एक तरह का जो उनका बर्थ प्लेस होता है ना, उनके आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनको अलग अलग तरह के जो उपनाम है उनसे चिढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो आम जनता को समझना चाहिए कि वो उनका इस तरह से मजाक ना बनाए। क्योंकि अगर वो केस करते हैं ना तो उनका केस लीगल माना जाता है, क्योंकि आपने उनके साथ क्या किया, एक तरह का प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया है। ठीक है, तो इस तरह की भेदभाव को रोकने के लिए हमें राइट टू इक्वेलिटी है वो दिया गया है। अब ये भी कहा गया है कि इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, मतलब सभी धर्मों के लोगों की, सभी जाति के लोगों की, लिंग चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उन सब की होटल, वेल्स, टैंक्स और जो बाथिंग घाट होते हैं, यानी कि जो ये स्नान घाट होते हैं, तीर्थ यात्रा वाले होते हैं, रोड, इन सब पर क्या होगी, इक्वल रीच होगी। ठीक है, एक्सेस बराबर होगी। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकारी जो सेवाएं होती है उनमें भी क्या है, सभी को बराबर रखा जाएगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा। यदि इन आधारों पर यदि किसी के साथ छुआछूत की जाती है तो उस व्यक्ति को सरकार गुनहगार मानकर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है। ठीक है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी, जैसे पहले दी जाती थी खाने खाना, महाधिराज, इस तरह की जो उपाधियां दी जाती थी, इस तरह के टाइटल जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन जो ये मिलिट्री में टाइटल दिए जाते हैं, देखिए ये जो राजशाही वाले, तानाशाही वाले जो टाइटल थे ना, जिस तरह से किसी के आगे कोई शहंशाह की उपाधि दे दी जाती थी, खाने खाना की उपाधि दे दी जाती थी, और भी बहुत सी हैं जो उनको महान बनाने के लिए दी जाती थी। तो इस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो भी टाइटल होते थे उनके वो सब खत्म। लेकिन अब जो मिलिट्री है उनमें एडमिरल जो होते हैं, सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको उनके पोस्ट के रैंक के हिसाब से क्या दिए जाते हैं, टाइटल दिए जाते हैं। तो सेना के टाइटल जो हैं वो ही लीगल होते हैं, बाकी सभी टाइटल क्या है, खत्म कर दिए गए हैं। इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट अधिकार बताया गया है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्यों जरूरी है भाई, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, ताकि हम हमारी जो बातें हैं आज हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये होता कि कोई भी यूट्यूब पर आकर अपनी जो मन की बात है वो नहीं कह सकता। आज किस तरह की एक्सप्रेशन जो है यूट्यूब पर वायरल होने लगते हैं, मतलब लोग क्या है कुछ भी एक्सप्रेस कर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी एक्सप्रेस करना तो क्या है, एक तरह से कानून का उल्लंघन होता है। लेकिन सीमाओं में रहकर अपनी अभिव्यक्ति देना, आलोचना करना, ये गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, यदि आपने देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली बात कही है, आप बोल रही हैं कि ये तो मेरी अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो भैया ये किसी दूसरे की अभिव्यक्ति का अधिकार छीन सकता है। ठीक है, देश को तोड़ सकता है। यदि आप इस तरह की कोई जहर उगलने वाली बातें कर रहे हैं किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, तो आपको जो फ्रीडम ऑफ राइट है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो हमें आजादी किस चीज की मिलती है, स्पीच की एंड एक्सप्रेशन की। असेंबल पीसफुली, यानी कि हम असेंबली जो है वो पीसफुली कर सकते हैं, यानी कि हम क्या है शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकते हैं। संगठित होने का अधिकार है हमारे पास। ठीक है, एसोसिएट कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, मूव फ्रीली। ठीक है,
हम हमारी जो भारत की जमीन है उस पर कहीं भी आने जाने का हक रखते हैं, साथ ही उस जमीन पर कहीं भी व्यापार करने और बसने का अधिकार रखते हैं। यानी कि हम मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से, राजस्थान से हैं या किसी मध्य प्रदेश से हैं, यदि हमारा जी कर रहा है कि हम राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश में जमीन ले, तो हम जमीन ले सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, वहां पर हमारी शॉप खोल सकते हैं, या कोई और व्यापार है तो वो कर सकते हैं। तो मतलब हमारी जो भारत की टेरिटरी है, भारत की जहां पर जमीन होगी ना, हम अंडमान निकोबार में भी जाकर रह सकते हैं। क्यों भाई, हमारे देश की जमीन है, ठीक है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हमें अधिकार दिया गया है कि भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कोई भी नहीं रोक सकता है। कश्मीर वाला कन्याकुमारी जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट वाला जम्मू कश्मीर सॉरी गुजरात जा सकता है, गुजरात वाला नॉर्थ ईस्ट जा सकता है, ये इधर जा सकता है। मतलब सब फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और साथ ही कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। अब पहले 370 था, उस समय क्या है, जम्मू कश्मीर में जो हमारे दूसरी स्टेट के लोग थे वो रह नहीं सकते थे, यहाँ पर जमीन लेने का हक नहीं था। लेकिन जैसे ही 2019 में ये आर्टिकल 370 हटता है, उसके बाद क्या है, वहां पर बाहर के लोग जा भी सकते हैं, वहां पर रह भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें संविधान प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट राइट है स्वतंत्रता का, वो ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको ये अधिकार है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, उसको ये अधिकार है कि वो अपने खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ जाकर कोई वकील कर सके, यानी कि उसको वकील करने का अधिकार है, साथ ही उसकी बात रखने का भी अधिकार है। राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल है 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, वो भी इस तरह नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है वो संविधान हमें प्रोवाइड करता है। स्वच्छ पर्यावरण हमारे पास होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों की शिक्षा है वो भी होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा लाजमी है, वो भी होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। यदि किसी बच्चे की शिक्षा नहीं हो पा रही है, यदि आप किसी बच्चे को मतलब दिहाड़ी करते हुए देख रहे हैं, तो उसका क्या रहा है, राइट टू एजुकेशन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। वो अपने मूल अधिकारों के लिए वो ना लगा पाई, लेकिन उसके लिए क्या लगा सकते हैं, कोई भी पिटीशन दायर कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा होती है तो वो तब तक गुनहगार नहीं माना जाता है जब तक कोर्ट में उसका ट्रायल नहीं चलता है। यानी कि अभियुक्त के भी कुछ अधिकार होते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी किसी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, डिटेन कर लेती है, ठीक है, और अभियुक्त के रूप में पेश करती है, तो उसके भी अपने अधिकार माने जाते हैं, ठीक है, दिए गए हैं। तो ये है हमारा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट राइट आता है वो आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि देश में हमारा यदि कहीं शोषण हो रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यदि हमसे नियत दाम पर यदि कोई व्यक्ति कम दाम पर हमसे कार्य करवा रहा है, बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, तस्करी कर रहा है, तो क्या है, मानव तस्करी पर क्या होती है, रोक होती है। बंधुआ मजदूरी पर भी क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि आप मानव की तस्करी नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए किसी महिलाओं को यदि इलीगली गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो ये जो बोलते हैं जहां पर इस तरह की इलीगल कार्य किए जाते हैं रेड लाइट एरिया में, वहां पर पुलिस बाकायदा जाकर जांच करती है कि किसी लड़की को बाकायदा कोई फोर्सफुली लाकर यहाँ पर रखा तो नहीं गया। यानी कि यदि कोई अपनी इच्छा से ये कार्य कर रहा है तब तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यदि उसकी ट्रैफिकिंग करके उसको वहां पर रखा गया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कोई हमसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कभी सरकार को जरूरत पड़ गई, कोरोना वैक्सीन जो कोरोना का टाइम आया था, उस समय यदि मान लीजिए कि जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो जनता है, उसकी सरकार को जरूरत है और वो कार्य करने से यदि मना करते हैं तो सरकार उनसे कभी कार्य करवा सकती है, कभी इमरजेंसी में कार्य करवा सकती है, आपात स्थिति में, ठीक है। लेकिन वैसे बंधुआ मजदूरी कोई भी नहीं करवा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों को कोई भी ये जो पटाखे होते हैं, बारूद बनाने वाले ये जो कारखाने होते हैं, माचिस
कांच वाले जो ये इस तरह के जोखिम भरे जो कार्य होते हैं, लोहे वाले और भी धातु कर्म से संबंधित जो भी फैक्ट्रियां होती हैं, यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगाया जाता है। यानी कि बच्चों को काम पर लगाने पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई है। यदि इस तरह के जोखिम भरे कार्यों में बच्चों को लगाया जाता है तो वहां पर क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि हमारी देश में क्या है, भांति भांति के लोग रहते हैं। इंडिया इज डाइवर्सिफाइड कंट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या है, धर्म की डाइवर्सिटी है, कास्ट की डाइवर्सिटी है, रेस की डाइवर्सिटी है, ठीक है। और क्या है, लिंग की डाइवर्सिटी है, महिलाएं पुरुष, और अब क्या है, तीसरी लिंग भी क्या आ गया है, प्रस्तुत हो चुका है। तो इस तरह से हमारी क्या है, ये सभी लोग जो हैं वो अपने अपने अनुसार किसी धर्म में आस्था रख सकते हैं, ठीक है। कोई यदि मान लीजिए हिंदू धर्म का है, वो व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे धर्म को अपनाना चाहता हूं, तो वो अपना सकता है, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यदि फोर्सफुली उसको उसका धर्म रिलीजन चेंज करवाया जाता है तो उस पर पाबंदी, यानी कि अपनी इच्छा से यदि आप हिंदू से मुस्लिम बनते हो, ईसाई बनते हो, सिख बनते हो, कोई भी बनते हो, या किसी अदर रिलीजन से यदि मुस्लिम से आप हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हो, आपका जो स्पाउस है यानी कि जो आपका पार्टनर है वो किसी दूसरे धर्म का है और आप उससे किसी मतलब प्रेम विवाह के कारण उस अपना जो धर्म है वो परिवर्तित कर रहे हो, तो वो इलीगल नहीं माना जाता। लेकिन यदि आप उससे फोर्सफुली आपका धर्म परिवर्तित करवाया जाता है तो आप इसकी रिपोर्ट थाने में कर सकते हो, ठीक है। तो सभी को अपनी अपनी आस्था और प्रार्थना की आजादी ये जो संविधान है ये देता है। और धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन है वो उनके धार्मिक संस्थाओं द्वारा, धार्मिक गुरुओं द्वारा करने का अधिकार भी क्या है, दिया गया। यानी कि ये धार्मिक गुरु जो है अपने अपने धर्म का जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मदरसों का मैनेजमेंट जो है वो मौलाना कर सकते हैं, हिंदू धर्म में जो हिंदू मंदिरों का है वो पंडित कर सकते हैं, ठीक है, महंत कर सकते हैं, जो भी उनके भाई हैं ओनर वो कर सकते हैं। और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, यानी कि कोई मान लीजिए ये मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, इन पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि ये टैक्स फ्री होते हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि ये जो धार्मिक शिक्षाएं होती है ये सरकारी कॉलेज में से तो वैसे नहीं दी जाएंगी। सरकारी जो स्कूल होती हैं, कॉलेज होती हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि सरकार ऑफिशियली किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। लेकिन यदि किसी स्पेशल धर्म की यदि कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। यानी कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जो है अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने कॉलेज खोल सकते हैं। लेकिन सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वहां पर धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये कहा गया है हमारा नेक्स्ट राइट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, कास्ट के आधार पर हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको उनकी भाषा, उनकी संस्कृति संरक्षण करने का अधिकार होता है, ठीक है। जिस तरह से यदि बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर मात्र सत्तात्मक सत्ता चलती है। और हमारी यदि बात करें भारत की, जो बाकी का भारत है, वहां पर पितृ सत्तात्मक सत्ता चलती है, यानी कि पिता का सरनेम लगता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ऐसी भी हैं, कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जहां पर क्या है, बहुविवाह भी होता है, ठीक है। तो ये उनकी क्या है, अपनी संस्कृतियां हैं। तो उनकी संस्कृतियों को, उनके जो आदिवासी होते हैं उनकी संस्कृतियों को, जनजातियों की संस्कृतियों को कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकता है। उनको संविधान कुछ विशेष राइट देता है ताकि वो अपनी संस्कृति को बचा के रख सके। सरकार भी यदि चाहे तो उनके जो जल भूमि जो है उस पर क्या नहीं कर सकती है, कब्जा नहीं कर सकती है। इसी तरह से उनको अपनी संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है संस्कृति को। अल्पसंख्यक जो है अपनी शैक्षिक संस्थाएं भी बना सकते हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज जो भी हैं वो खोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कहा गया है कि ये जो ऊपर जो अधिकार दिए गए, यदि इनमें से किसी भी अधिकार की यदि अवहेलना होती है, कोई भी अधिकार फॉलो नहीं होता है, तो नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये दोनों कोर्ट क्या कर सकती हैं, रिट जारी कर सकती है, यानी कि आदेश दे सकती हैं, ठीक है, कि इनके मौलिक अधिकारों का ना तो उल्लंघन सरकार कर सकती है, ना ही कोई कोर्ट कर सकती है, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है, ना ही कोई संस्था कर सकती है, ठीक है। तो राइट टू
constitutional remedies. Right to move the courts to issue direction order reads for enforcement of rights. यानी कि आम आदमी जो है वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के दरवाजे पर जा सकता है। ठीक है। छुआछूत की प्रथा समानता का सबसे भद्दा रूप है, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि यदि समाज में किसी तरह की कोई छुआछूत हो रही है तो मान लीजिए उस समाज की सोच जो है वो किस निम्न स्तर की होगी। ठीक है। तो ये असमानता का सबसे गंदा रूप है, क्या? अनटचेबिलिटी। और समता के अधिकार के द्वारा ही इसे क्या किया गया है? कानून के द्वारा समाप्त किया गया है। और उसी अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था भी रखी गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना, शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण काम किए हैं, उपलब्धि हासिल की हैं, राज्य यानी कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दिस हैज बीन अबोलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वालिटी। द सेम राइट also provide that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military or academic field। यानी कि जिन्होंने कोई बेहतर कार्य किया है मिलिट्री और जो भी पढ़ाई के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया है या स्कूल में टॉप किया है, तो उसको क्या है? टाइटल दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी महाराज की उपाधि नहीं दी जा सकती है, उसको कोई भी विशेष टाइटल नहीं दिया जा सकता है। यदि इस प्रकार का टाइटल जो है वो किसी को दिया जाता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो इस आधार पर कोई भी क्या नहीं है? सर्वोपरि नहीं है। तो इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे डेमोक्रेटिक देश के रूप में स्थापित करने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर सब नागरिक क्या है? बराबर है, सभी को मताधिकार देने का अधिकार है। ठीक है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो कोई भी 30 मार्क का हो, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त करने का अधिकार होता है। हमने देखा था कि संविधान की प्रस्तावना में इन सभी अधिकारों की क्या की गई है? पुष्टि की गई है। तो क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? आपने यदि नहीं पढ़ी है तो हमारा पहला लेक्चर देखिए, उसमें पहले लेक्चर में पहले चैप्टर पे ही क्या है? प्रस्तावना दी गई है, जिसमें आपको बखूबी एक एक वर्ड का अक्षर एक एक जो शब्द उसमें दिया गया है उसका अर्थ समझाया गया है कि ये जो प्रस्तावना है ये बाकी का जो भी संविधान लिखा गया है इतना लंबा, उसकी क्या है? एक पृष्ठ में समरी है कि हमें कौन कौन सी चीजें इस संविधान के द्वारा दी गई है। ठीक है। एक तरह से मेन्यू कार्ड है वो हमारे संविधान का। अब अनुच्छेद 16 जो है वो कहता है कि किसी को उसकी जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर सरकारी संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक 16(4) इसका एक उपबंध भी जोड़ा गया है। ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि जो असमानता फैली है, यहाँ पर बहुत से लोगों को होता है कि आरक्षण दिया गया, आरक्षण को खत्म करो। तो भैया अगर आरक्षण को खत्म करना है तो पहले समाज में जो इनइक्वालिटी फैली हुई है ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसको खत्म करो पहले। क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी ये आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, भले ही आप कितने भी प्रयास कर लो, लेकिन समाज का कोई ना कोई तबका, कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहां पर आज भी भेदभाव होता है। ठीक है। वहां पर आज भी छुआछूत प्रैक्टिस की जाती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी जो दलित जाति के लोग हैं वहां पर उनकी जो बारात है वो घोड़े पर प्रशासन की जो अगुवाई है उसी में निकाली जाती है, वरना जो कहते हैं रसूखदार लोग हैं वो उनकी बारात तक अपनी गली से नहीं गुजरने देते हैं। और बहुत सी जगह तो ऐसी होती है यदि किसी सड़क से किसी दलित व्यक्ति की बारात घोड़ी पर जा रही है ना तो उसको उस गली में आने पर उसको घोड़ी से नीचे उतरना पड़ता है। तो मैंने ऐसे बहुत से केस पढ़े हैं, आप भी यदि न्यूज में पढ़ते हो तो ऐसे बहुत से केस आते हैं जहां पर प्रशासन यानी कि एक कलेक्टर जो है, आईपीएस अधिकारी, कलेक्टर, ये सब मिलकर क्या है उस व्यक्ति की शादी करवाते हैं। यानी कि समाज अभी भी नहीं सुधरा पूरी तरह से। हाँ, हो सकता है कि कुछ एजुकेटेड इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों को लगता है कि आरक्षण खराब चीज है, ये वो, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यदि वो इन इलाकों में जाके देखे ना तो यहाँ पर नीड है, इस अधिकार की नीड है। क्यों? यदि इस तरह का अधिकार नहीं होता तो इन लोगों को कभी भी उस मतलब समानता की जो रूपरेखा होती है उसको कभी भी प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। तो आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स
in favor of any backward classes of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। यानी कि ये कह रहा है कि सरकार जो है ये पहचान करे कि कौन सा वर्ग जो है वो कमजोर है, पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करे और उनको उठाने का कार्य करे। यदि वो इस तरह का कार्य करती है तो उनको सरकार 16(4) के तहत क्या दे सकती है, विशेष सुविधाएं दे सकती है, उनको सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं मुहैया करवा सकती हैं। तो इस तरह का यदि कहीं पर प्रावधान किया गया ना तो ये ईर्ष्या करने की बात नहीं है, ठीक है। ये है इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का एक संविधान का प्रयास, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) के तहत जो है यदि कोई गरीब वर्ग है, कोई पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं जो भी क्या है एक पिछड़े वर्ग में मानी जाती हैं, क्योंकि महिलाएं क्या है पुरुषों के मुकाबले जिसकी शिक्षा दर भी क्या होती है कम होती है, जन्म दर भी महिलाओं की कम मानी जाती है, ठीक है। लिंगानुपात यदि देखें तो महिलाओं का कम होता है, पुरुषों का ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी डिप्रेस्ड क्लासेज होती हैं इनके लिए संविधान में विशेष रियायतें दी गई हैं। अब हमने ये जो बातें जानी है इसमें प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता बताई गई है। अवसर की समानता का मतलब है कि समाज के सभी लोगों को एक बराबर अवसर मिलेंगे, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों और वहां समान अवसरों का कोई महत्व ही ना हो तो संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार जो है बच्चे, महिलाएं और सामाजिक रूप से जो भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती हैं। अपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में हमने देख ही लिया कि सरकार जो है वो 16(4) के तहत क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। और आपको संभवतः आश्चर्य हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत के बावजूद यहाँ पर आरक्षण क्यों है, क्योंकि भैया हमारे संविधान ने व्यवस्था इसलिए की है कि समाज में जब तक असमानता है तो असमानता का तोड़ तो होना ही चाहिए। तो वास्तव में संविधान का जो 16(4) का अनुच्छेद है ये साफ साफ डिक्लेयर करता है कि आरक्षण जैसी नीति को अपनाकर यदि देखा जाए तो ये समानता को उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये क्या है एक तरह से पॉजिटिव प्रयास है संविधान और सरकार के द्वारा। यदि आप संविधान की भावना देखें तो इसमें हम पाते हैं कि सभी को बराबर न्याय और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए गरीब व्यक्ति को भी उसी अमीर व्यक्ति की लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो क्या वो समान है? नहीं है, क्योंकि उसका लेवल स्टेटस ही समान नहीं है भैया। पहले एक पैसे वाला है कहीं, दूसरी और एक गरीब मजलूम मजदूर है, तो क्या ये दोनों की होड़ हो सकती है? पहले उन दोनों को एक तरह से कह सकते हैं कि बैलेंस में लाना पड़ेगा, बाद में उन दोनों की क्या करवाई जाएगी, होड़ करवाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है इक्वेलिटी जो है वो इस तरह से बातों से नहीं आती, पहले इक्वेलिटी के लिए प्रयास करने पड़ते हैं धरातल स्तर पर। अब हमारा जो नेक्स्ट राइट आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमारी निजी प्राइवेट लाइफ की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि देश का कोई भी नागरिक जो है उसकी अपनी निजी लाइफ है भाई, उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। हम किसी के मोबाइल में ताक झाक नहीं कर सकते, उसकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है हमें वो जानने का हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, कि हम उस जान के रहेंगे कि फला व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें जानना ही है। ये कोई सोशल चीज नहीं है, वो अगर चाहे तो सोशल करना चाहिए अपनी लाइफ को, यदि ना चाहे तो उसकी निजी जिंदगी के बारे में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। तो आर्टिकल 21 हमें पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। यदि आपकी जीवन की, यदि आपकी देह यानी कि आपकी शरीर के खिलाफ यदि किसी तरह की कोई छेड़खानी होती है, आपके बारे में यदि कहीं पर कोई तरह का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, आपकी सहमति से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने अपनी रील जो है वो अपनी मर्जी के खिलाफ यदि कहीं पर पाई है तो उसके खिलाफ क्या है, आर्टिकल 21 के तहत आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ सरकार में जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि किसी व्यक्ति को उसके सुसाइड करने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को
किसी गुनाह के लिए फांसी दी गई है तो वो भी उसको एक विधिवत कानून की सहायता से ही क्या है, उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। यदि आपने सुसाइड का प्रयास किया है तो भी आप पर क्या लगेगा, यदि आप बच गए तो आप पर क्या लगेगा, सुसाइड का केस लगेगा। ठीक है, तो आपको जीवन छीनने का अधिकार नहीं है किसी का, ना तो अपना ना किसी और के जीवन छीनने का अधिकार है। यदि आपने कोई ऐसा गुनाह किया है जो कि मतलब क्या है, गैर जमानती, आपकी जमानत ही नहीं हो सकती है, आपने इतना कुख्यात कार्य किया है, ठीक है, किसी का मतलब कोई आपने हत्या कर दी है, बलात्कार कर दिया है, तो इस तरह के जो गुनाह होते हैं, संगीन अपराध होते हैं, उनमें क्या होती है, सरकार एक नियत कानून के तहत ही आपकी जिंदगी छीन सकती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम जो है, ये किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, और इनमें से एक भी जो है यदि हम कम कर देते हैं तो दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि यदि समाज में समानता नहीं है तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग को उसकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो यूज ही नहीं करने देगा। यदि यहाँ पर समाज में तानाशाही है, सुदखोरी है, ठीक है, तो वो दूसरे के अधिकारों का क्या करेगा, शोषण करेगा। तो यदि दोनों को रखना है तो हमें क्या है, समानता भी रखनी पड़ेगी। समानता से क्या आती है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हमारे मन में आए जो है वो हम करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत से लोग जो हैं अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से क्या है, वंचित हो जाएगी। यानी कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो सकता है, शोषण कर सकता है। ठीक है, तो हमारा अधिकार जो है वो केवल इतना ही है कि हम अपने अधिकारों का भी उपयोग करें और दूसरे के अधिकारों का क्या करें, सम्मान करें। इस तरह से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए बिना, कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए बिना, और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी हैसियत में रहकर ये अपने स्वतंत्रता के अधिकारों का आनंद ले सकता है। यानी कि यदि वो अपनी हैसियत से बाहर जाकर अपने अधिकारों का आनंद उठाना चाहता है तो वो ऐसा करने पर क्या हो जाता है, गुनहगार हो जाता है। अब जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, यानी कि सरकार जो है किसी पर्टिकुलर कानून के द्वारा ही किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकती है। अर्थ ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पहले हमें बताना पड़ेगा, उसको रीजन बताना पड़ेगा कि आपको इस कारण के लिए गिरफ्तार किया गया है, आपने ये कार्य किया है। और गिरफ्तार यदि कर भी लिया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील से मिलने का, उससे अपना बचाव करने का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा यदि पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। यदि 24 घंटे से ज्यादा होता है तो वो पुलिस को क्या करना पड़ता है, उसका कारण बताना पड़ता है। यदि उसमें अधिकारी या जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको बाकायदा कोर्ट के द्वारा सजा दी जाती है। यानी कि 24 घंटे के अंदर यदि मान लीजिए पुलिस किसी को गिरफ्तार भी कर लेती है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई भी गुनाह किया हो, उसको 24 घंटे के अंदर तो सरकार उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता ही है। ठीक है, तो इस अधिकार के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के मनमाने ढंग से खत्म ना करने की गारंटी दी गई है। ठीक है, इसका दायरा और भी व्यापक किया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इससे टाइम पर क्या रहता है, बढ़ाता रहता है कि जो निवारक नजरबंदी होती है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि आप सरकार की नजरों में इस तरह के व्यक्ति हो जाते हैं कि आप कोई आतंकवादी प्रवृत्ति के हो सकता है कि आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ सकते हो, तो सरकार जो है, पुलिस जो है, आपको बिना किसी वारंट के पहले ही, वो कार्य करने से पहले ही आप पर शक के आधार पर क्या कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बिना शक के आधार पर ही आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आदतन अपराधी रहे हैं, या मतलब आप सरकार की नजरों में कोई अपराधी घोषित हो चुके हैं, तो आपको वो गुनाह करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, उस
गुनाह को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया आपको, डिटेंशन, ताकि किसी तरह की समाज में कोई खलल ना पड़े, बाधा ना पड़े। ठीक है, सामान्यतः किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर सकते हैं तो उसको तभी गिरफ्तार करते हैं जब उसने कोई क्राइम किया हो। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद यही है कि आपको निवारक नजरबंदी भी कर दी जाती है। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति को उसके शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, यानी कि देश में कोई इस तरह की खबर मिल जाए कि यहाँ पर सभा होने वाली है और ये फला व्यक्ति जो है ये इस तरह का कोई उत्पात मचाने वाला, भड़काऊ भाषण देने वाला है, तो उसको सरकार पहले पकड़ कर क्या कर सकती है, नजरबंद कर सकती है, ताकि वो जनता के सामने आ ही ना पाए। तो फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही, यानी कि उसको 24 घंटे वाली जो नियम है, नियमावली है, उसको हटाते हुए ही नजरबंद कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति जो है वो देश की कानून व्यवस्था, उसकी शांति को, उसकी सुरक्षा को खराब कर सकता है, तो वो उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी यानी कि ये 3 महीने तक ही हो सकती है। यानी कि ठीक है, सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये गलत कार्य करने वाला है, तो आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूर्व सूचना के, और वो आपको गिरफ्तार भी यानी कि आपको 3 महीने तक अंदर रख सकती है। लेकिन यदि सरकार को लगता है कि अब और भी वो इसको रखना चाहती है, तो उसको एक क्या करना पड़ता है, एडवाइजरी बोर्ड के सामने 3 महीने के बाद उसको प्रस्तुत करना ही पड़ता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी जो है ये सरकार के हाथ में ये असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए हथियार दिया गया है। लेकिन आजकल सरकार जो है इसका एक तरह से दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। उआपा ये एक ऐसा ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट जो है ये इसके तहत क्या है, व्यक्ति को शक के आधार पर ही क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको 3 महीने तक सरकार जेल में रख सकती है, बंदी बना सकती है, और बाद में उसको यदि और जेल में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की बाद ही उसको क्या किया जाता है, रिव्यू के लिए पेश किया जाता है। तो इस तरह से सरकार जो है ये असामाजिक जो एंटी सोशल तत्व होते हैं उनसे निपटने के लिए ही ये हथियार दिया गया था कि इमरजेंसी में इसका यूज किया जा सके। लेकिन सरकार जो है इसका प्राय दुरुपयोग भी करती है। अनेक लोग ये इसके विरुद्ध में ये पक्ष देते हैं, उआपा के विरुद्ध में, कि सरकार जो है ऐसे सुरक्षात्मक उपाय यानी कि सरकार के फेवर में जो भी उसकी आलोचना कर देता है आज के समय में, तो सरकार उसको उआपा के तहत क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, और दुनिया के सामने मीडिया में क्या आता है कि ये व्यक्ति क्या है, एंटी सोशल है। ठीक है, तो इस तरह का टैग लगाकर व्यक्तियों को, अधिकारों को शोषण करना क्या है, एक तरह से बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और निवारक नजरबंदी के जो अधिकार हैं ये एक तरह से क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों में क्या चलता रहता है, एक तरह का विरोधाभास चलता रहता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार दूसरी हाथ में बिना किसी वारंट, बिना किसी चेतावनी के गिरफ्तार कर रही है, तो ये कैसी स्वतंत्रता हुई। ठीक है, यदि मान लीजिए सरकार का दिमाग खिसक गया, उसकी यदि कोई आलोचना कर रहा है तो वो आलोचना करने वाले को गिरफ्तार कर लेगी। यदि सरकार असहनीय है, कोई आलोचना स्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है, तो उसको उसके आलोचना के आधार पर उसको 3 महीने के लिए जेल में डाल देगी। तो इस तरह का कोई तोड़ होना चाहिए। साथ ही सरकार को कोई वैलिड रीजन या कोई इस तरह का कोई सख्त जो होती है सिचुएशन जिसमें भाई लगता है कि हाँ अब ये कानून का पालन करना जरूरी है, तभी इस तरह के जो ब्रह्मास्त्र का यूज जो है वो करना चाहिए। ठीक है, अब अन्य स्वतंत्रता भी हमें दी गई है, वो भी देख लेते कौन कौन सी है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी दिए गए हैं, वो कौन से हैं, इनमें से लेकिन कोई भी अधिकार जो है वो निरंकुश नहीं है। यू कैन सी दैट द राइट टू फ्रीडम, देयर आर सम अदर राइट। ठीक है, दीज राइट्स हाउ एवर आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि अपने आप में शाश्वत नहीं है। ये हमने देखा कि अभी जो है सरकार एक तरफ तो हमारे अधिकार दे रही है संविधान, दूसरी तरफ सरकार छीन रही है। तो ये क्या है, अपने आप में अद्भुत नहीं है, ये अद्भुत तो है लेकिन ये क्या है, निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान हमें देता है, लेकिन यदि हम कोई कानून तोड़ने वाली बात कह रहे हैं, जनता के बीच में जाकर शांति भंग वाली बात कह रहे हैं, नेता के अधिकार पर, नैतिकता के आधार पर कोई हम इस तरह की भाषण दे रहे हैं, तो सरकार जो है हम पर पब्लिक डिसऑर्डर
पीस, मोरालिटी, इन सभी के आधार पर क्या कर सकती है, केस लगा सकती है। और सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की शर्त यह है कि आप हथियारों के साथ कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, साथ ही आप मार धाड़ के साथ कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते। यदि आप मार धाड़ या किसी मतलब हिंसा के साथ आंदोलन करते हैं तो आपका जो आंदोलन है वो दमन कर दिया जाएगा। सरकार पुलिस फोर्स भेजेगी और आपको वहां से क्या है, लाठी चार्ज करके वहां से उठा दिया जाएगा। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार तो संविधान हमें देता है, लेकिन हथियारों के बिना और बिना किसी विवाद के, ठीक है। लेकिन यदि सरकार को लगे कि यहाँ पर भाई कोई उत्पात मचने वाला है तो वहां पर वो सोच सकती है कि 5 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यदि उस विवादित जगह पर यदि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन जो है शक्ति का उपयोग करके क्या कर सकता है, उसको वहां से हटा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के अधिकार जो है हमें दिए गए हैं, लेकिन दूसरे हाथ से क्या है, हमसे वो अधिकार है लिमिट में भी कर दिए गए हैं। तो ये हैं सोमनाथ लाहिड़ी जी, इन्होंने भी यही बात कही है कि एक तरफ तो क्या है कि भाई मौलिक अधिकारों की एक लिस्ट बना दी गई है कि आपको ये अधिकार दिए गए हैं, दूसरी ओर से ये अधिकार जो है संविधान में सिपाही के दृष्टिकोण से बनाए गए, यानी कि सिपाही को जो सही लगे वो करे। आप देखेंगे काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक जो अधिकार है उसके बाद एक उपबंध भी जोड़ा गया है, और ये लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद जो उपबंध है वो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। यानी कि हमने देखा कि आर्टिकल 21 हमें पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ का अधिकार देता है, ठीक है। और हमने देखा कि दोष सीधी के विरुद्ध भी व्यक्ति को क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। कोई बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, लेकिन उसी के अगेंस्ट हमने देख लिया कि यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन सरकार को करना है तो वो कर सकती है। तो यही बात सोमनाथ लाहिड़ी जी ने संविधान सभा में उठाई थी कि भैया आप अधिकार दे रहे हो, आप कह रहे हो कि इस हाथ से हमने अधिकार दे दिए तो दूसरे हाथ से आपने अधिकार ले भी तो लिए दूसरे नियम कानून बना के। तो इस तरह का विरोधाभास जो है वो हमें इनमें देखने को भी मिलता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक रहेगा। इससे आगे की क्लास जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, एक तरह से लंबी क्लास क्या है अरुचिकर लगने लगती है। तो हम हमारा इंटरेस्ट बनाए रखे, पॉलिटी को आराम आराम से पढ़े, तो इसके लिए क्या है हम इसको पार्ट्स में कर लेंगे, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है हमें। तो इसके आगे वाली जो हमारी ये चैप्टर बचा हुआ है इसको हमें 3rd पार्ट में कंटिन्यू रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।